वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो वीडियो तो डेफिनेटली आने वाली है। चाहे भूकंप क्यों ना आ जाए, वीडियो तो आएगी ही आएगी। क्योंकि हालांकि आपकी कल एग्जाम है ना, तो वीडियो तो लाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। और डेफिनेटली वीडियो आएगी और जोरदार पेपर लिख के आना है आपको। मैं सेक्शन सी डी सभी की वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, अभी बेटा अभी 1:20 हो रहा है रात को बेटा। 1:20 पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा बेटा मैं सुबह तक ट्राई करूंगा लगभग सारी वीडियोस को शूट करके आपके लिए डाल दिया जाए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वीडियो में डेफिनेटली लगभग सारे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीसी के सेक्शन बी और 10 में से 10 नंबर लाना है, ये बात की गारंटी है बेटा। जिससे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा, बैंक के मुख्य 2 कार्यों के बारे में बताइए। बैंक के 2 ही कार्य होते हैं, पहला होता है ऋण प्रदान करना और दूसरा होता है जमा स्वीकार करना। बस 2 नाम याद रखना, ऋण प्रदान करना और जमा को स्वीकार करना, ये बैंक के 2 मुख्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में जानकारी, यानी अलग अलग प्रकार के बैंकों के बारे में जानकारी। तो कौन से 5 प्रकार के बैंक होते हैं, एक होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा होता है निजी बैंक, तीसरा होता है सहकारी बैंक, चौथा होता है औद्योगिक बैंक और 5वां होता है कृषि बैंक। तो बैंक के कितने प्रकार है टोटल, 5। राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सरकारी बैंक, औद्योगिक बैंक और कृषि बैंक। तीसरा क्वेश्चन, बैंकिंग सेवा प्राप्त करने के लिए कौन से 2 प्रकार के खाता की आवश्यकता होती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बड़ा यहाँ पर 2 ही खाता होता है, एक होता है बचत खाता और दूसरा होता है चालू खाता। बस इतना याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बड़ा। किस आधुनिक सेवाओं के कारण बैंक अधिक तेज और ग्राहक उन्मुख हो गए हैं, तो याद रखना ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं के कारण अधिक तेजी से ग्राहक उन्मुख हो गए हैं। एंड 5वां क्वेश्चन क्या है, बैंक पत्राचार्य में किस शैली प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए, तो याद रखना सरल शैली होना चाहिए और पूर्व निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ बड़ा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सामान्य रूप से कौन सी बातों के लिए सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता व्यापारिक संस्थाओं को होती है, तो सामान्य रूप से निम्न बातों के लिए, तो यहाँ पर पहला टॉपिक है जैसे कि डाक और तार विभाग के लिए, टेलीफोन विभाग के लिए, रेलवे पार्सल के लिए, कस्टम और आयात निर्यात के लिए और विक्रय और आयकर विभाग के लिए। ये 5 नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे सामान्य रूप से सार्वजनिक उपयोगी वस्तु देने का कार्य कौन सी संस्था करती है, तो याद रखना स्थानिक स्वराज। ठीक है, और सार्वजनिक उपयोगी, अब क्या है, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में कौन कौन सी सेवाओं का समावेश होता है, तो यहाँ पर नाम दिखाया बेटा, तो ये नाम याद रखना, डाक तार, ड्रेनेज की सुविधा, सड़क मकान, अग्निशामक, विद्युत, रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानिक स्वराज, परिवहन, पुलिस, होमगार्ड्स और जल आपूर्ति। ये 10 नाम याद रखना, इसमें से नाम आगे पीछे हो चलेगा, जैसे डाक तार हो गया, ड्रेनेज हो गया, सड़क या मकान हो गया, अग्निशामक हो गया, विद्युत हो गया, रेलवे हो गया, सार्वजनिक हो गया, स्थानिक स्वराज, स्थानिक राज्य परिवहन, पुलिस, होमगार्ड्स और जल की आपूर्ति। 10 नाम है। अगर आपसे पूछे स्थानिक संस्थाओं में अन्य किस नाम से जाता है, तो अन्य स्थानिक स्वराज के नाम से जाना जाता है। कौन सी संस्थाओं को स्थानिक संस्थाएं भी गिना जाता है, याद रखना स्थानिक संस्थाओं को बिन सरकारी सेवाभावी संस्था कहती है, अर्थात निःशुल्क, जो फ्री में काम करती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है।
ठीक है, जैसे सरकारी मंडलियों को भी गिना जा सकता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में किन संस्थाओं का समावेश होता है? याद रखना, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में किन संस्थाओं का समावेश होता है? जैसे कि इसमें ग्राम पंचायत आता है, तहसील पंचायत आता है, जिला पंचायत और नगर पालिका, महानगर पालिका का समावेश होता है। अनेक सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी की मदद से किस प्रकार से अर्जी करनी होती है? तो ऑनलाइन अर्जी कर सकते हैं हम लोग। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं प्रदान करने वाले विभागों और नियमों किस वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? याद रखना, सार्वजनिक सेवाएं उपयोग प्राप्त करने वाले विभागों का नियमों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है? तो राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। स्थानिक स्वराज की संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार में प्रस्तुतिकरण किस तरीके से होना चाहिए? याद रखना, किस तरीके से होना चाहिए? याद रखना, स्थानिक स्वराज संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार प्रस्तुति बहुत ही स्पष्ट और मुद्देसर होना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट और मुद्देसर होनी चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्रों को किस संबोधित करके लिखे जाना चाहिए? तो किससे संबोधित करके? यहाँ पर लिखा है बड़ा, संबोधित पत्रों को संबोधित विभाग के प्रमुख अथवा अधिकारियों को संबोधित करके लिखे जाने चाहिए। प्रमुख अथवा अधिकारियों को संबोधित करके लिखे जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 क्या है बड़ा? अंतर विभागीय पत्र व्यवहार क्या होता है बड़ा? तो संस्थागत पीढ़ी के मुख्य विभाग की शाखाओं, संस्थागत पीढ़ी की मुख्य विभाग की शाखाओं को तथा शाखाओं के मुख्य विभाग के बीच में होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर विभागीय पत्र व्यवहार कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संस्थागत पत्र व्यवहार भी कहा जाता है। अंतर विभागीय पत्र व्यवहार किस स्वरूप में होता है? याद रखना, वो नोटिस के स्वरूप में होता है, परिपत्र के स्वरूप में होता है और मेमो के स्वरूप में होता है। परिपत्र कैसा दृष्टिकोण रखता है? तो परिपत्र जो है बड़ा व्यवहारिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण रखता है। कौन से पत्र में तारीख और समय विशेष महत्व होता है? तो परिपत्र के अंदर तारीख और समय का बहुत महत्व होता है। कौन से पत्रों में संबोधन और समापन नहीं दर्शाया जाता है? याद रखना, परिपत्र के अंदर कभी भी कई बार संबोधन या सुपेक्षा दर्शक समापन नहीं दर्शाया जाता है। मेमो क्या होता है? इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। विधित, विधिवित और अविधित अधिकृत के रूप में किसी निश्चित मामलों में जानकारी देने हेतु समान पद वाले अधिकारी को, उच्च अधिकारी को, निम्न पद वाले कर्मचारी को आंतरिक स्तर पे लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? विविध या अधिकृत रूप से किसी निश्चित मामलों की जानकारी देने के लिए समान पद वाले अधिकारी या उच्च अधिकारी या निम्न पद वाले कर्मचारियों को आंतरिक स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र को मेमो कहा जाता है। मेमो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी जिन्हें संबोधित करके लिखा जाता है उनको निश्चित मामलों में याद दिलाना होता है। यही मेमो का मुख्य उद्देश्य होता है। भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यता प्राप्त करने वालों को संबंधित क्षेत्र में निष्णात व्यक्तियों को प्राप्त करना। अपकर्ष के कारण कर्मचारियों का वेतन और अधिकार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखना, अपकर्ष के कारण कर्मचारियों का वेतन, अधिकार, प्रतिष्ठा, दायित्व दो सभी में क्या आती है? कमी आती है। पदोन्नति का मतलब क्या होता है? कर्मचारियों को उनके वर्तमान पद से लाभदायी पद पर रखा जाए। ऐसे परिवर्तन बढ़ती या पदोन्नति कहलाता है। यानी पदोन्नति का मतलब होता है वर्तमान पद से उच्च पद पे भेजा जाए तो उसी को पदोन्नति कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो परिभाषा आप इजीली लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि डिट्टो यही लिखो बड़ा, जरूरी नहीं डिट्टो आप कॉपी पेस्ट यही लिखो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हो बना के भी। बस कॉन्सेप्ट को समझो। पदोन्नति का मतलब क्या होता है? प्रमोशन।
कि भाई जिस पद पे हमें उस पद से उच्च पद पे जाए तो उसे हम कहते हैं बड़ा पदोन्नति। चैप्टर 4 की बात करते हैं बड़ा बीमा। बीमा सेवा का मूलभूत और आधारभूत विशेषता कौन कौन सी होती है? तो बीमा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीमा धारक जोखिम की गंभीरता का अनुमान करके बीमा लेते हैं। अमुक प्रकार में पॉलिसी उन्हें अपने नुकसान भोगने वाले को अमुक उनके वारिसदार को प्रतिफल मिलता है। बीमा सेवाओं को किसके कारण आमूल परिवर्तन हो रहा है? तो आधुनिक युग में आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती जटिलता, मनुष्य अपने कौशल भी बढ़ती हुई जोखिम के कारण इसका बीमा लिया जा सके, ऐसे मामलों में संख्या और व्यापक बढ़ रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बड़ा अगर बात करूं तो गायक कलाकार अपनी आवाज का बीमा ले सकता है, या नर्तककार अपने पैर का बीमा ले सकता है जो नाटक करता है, जिससे उनके सामने गायन और नृत्य शैल कौशल एकाएक बंद हो जाए तो बीमा कंपनी उतरवाकर बीमा की रकम चुकाती है। इस तरीके से आज के समय में बीमा का सेवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीमा किसके सामने रक्षण प्रदान करने का व्यवस्था करती है? तो बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आकस्मिक स्वरूप में होने वाली हानि, यानी अचानक से होने वाली घटनाएं या नुकसान या हानि, उसके सामने मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार देता है। बीमा के मुख्य प्रकार के नाम बताइए। तो बीमा के दो प्रकार है, जीवन बीमा और आजीवन बीमा। ये एग्जाम में आता है बड़ा, ठीक है। प्रीमियम किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बड़ा, बीमा के दौरान बीमा कंपनी के समक्ष बीमा उतारने वाले व्यक्ति को द्वारा जोखिम के सामने रक्षण प्रदान करने हेतु जो रकम भरी जाती है उसी को प्रीमियम कहा जाता है। तो यानी बीमा के दौरान बीमा कंपनी के समक्ष बीमा उतारने वाले व्यक्ति के द्वारा जोखिम के सामने रक्षण प्रदान करने हेतु जो भी रकम भरी जाती है उस रकम को कहते हैं प्रीमियम। बीमा करार क्या होता है, ये भी परिभाषा पूछा जाता है। बीमा करार प्रीमियम के बदले उम्र, मृत्यु या जिनका जोखिम का आरक्षित किया गया है ऐसी घटना बने या मौद्रिक स्वरूप में मुआवजा चुकाया जाता है। यदि बीमा धारक नियमित रूप से प्रीमियम भरता है तो सुरक्षा और विश्वास बना रहता है। अलग अलग पॉलिसी द्वारा सामान्य व्यक्ति को आकस्मिक या बीमारी के दौरान मौद्रिक सहायता, निवृत्ति के बाद नियमित या मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को पैसा मिलता है, इस बात की गारंटी देता है। जैसे कोई व्यापारी को हानि, नुकसान या अघटित आपत्ति चिंता से क्या होता है, मुक्त रहता है। मान लो कोई बिजनेस खोला है तो बिजनेस में अगर बहुत लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करता है, बीमा कंपनी करती है। या मान लो आपने बीमा करवाया है, आप मर जाते हैं तो आपके परिवार को वो पैसे मिल जाते हैं। इसलिए बीमा कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं मेरा 5वां चैप्टर, ई कम्युनिकेशन अर्थात क्या, ये भी पूछा जाता है। ई कम्युनिकेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपकरण का उपयोग के द्वारा होने वाली सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन कहा जाता है। ई कम्युनिकेशन का उपयोग में लाए जाने अक्षर ई का क्या मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। ई कम्युनिकेशन के अलग अलग स्वरूप बताइए। तो याद रखना, एक तो ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, ई लर्निंग है, सब में ई आ रहा है। ई से ई कॉमर्स, ई से ई बैंकिंग, ई से ई लर्निंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ई टेंडरिंग, ई ऑप्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग, ई गवर्नेंस, ये सब क्या है, ई कम्युनिकेशन के अलग अलग स्वरूप है। तो इनके नाम याद रखना। ई से कॉमर्स बनेगा, बैंकिंग बनेगा, लर्निंग बनेगा, गवर्नेंस बनेगा, ऑप्शन बनेगा, फाइलिंग बनेगा, बुकिंग बनेगा, स्टैंपिंग बनेगा और टेंडरिंग बनेगा। ये सब क्या है, हमारे ई कम्युनिकेशन के स्वरूप है। ई कम्युनिकेशन के मुख्य प्रकार बताइए। तो ई कम्युनिकेशन के मुख्य प्रकार जैसे ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई टेंडरिंग, ई ऑप्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग, ई गवर्नेंस। ये जो नाम बताए यही सब आपके नाम का टोटल 9 नाम है ई कम्युनिकेशन के।
सबसे पहले ईमेल क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उपकरणों का उपयोग के द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल कहा जाता है। अर्थात शॉर्ट में समझे, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है ईमेल के रूप में जाना जाता है। ईमेल अर्थात पत्र व्यवहार का आधुनिक माध्यम होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट भी लिखोगे तो भी चलेगा। ईमेल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों पक्षों को किस तरीके की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए? तो ईमेल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों पक्षों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ई लर्निंग का मतलब होता है वर्गखंड बैठे बिना, समय स्थान का बंधक बिना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके किए जाने वाला और दिए जाने वाला शिक्षण को ई लर्निंग कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, ई लर्निंग का मतलब होता है, अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, है ना? तो मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्या आप क्लासरूम के अंदर आए हो? नहीं। क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्लासरूम में आने का? नहीं। क्या आपको कोई रोक रहा है कि आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो? नहीं। आप क्लास में भी नहीं आ रहे हो, आपको कोई बोल भी नहीं रहा कि आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो, कोई बोलने आएगा? नहीं बोलेगा। ई लर्निंग का मतलब होता है कि कहीं भी बैठकर, किसी भी टाइम पर बैठकर, कभी भी बैठकर, कोई भी स्थान पे बैठ करके पढ़ाई की जाए इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं ई लर्निंग। तो जो अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो वो ई लर्निंग है। और तुम अगर मेरी क्लास में आकर के मेरे सामने पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो आपका कैसा होगा बेटा? वो ई लर्निंग नहीं कहलाएगा। ई लर्निंग की पहचान अन्य किस नाम से जाता है? ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है, या इंटरनेट लर्निंग कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सूचना संचार की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो द्विमार्गी होनी चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? द्विमार्गी होना चाहिए। द्विमार्गी होना चाहिए। सामान्य रूप से कौन सी संस्थाएं ई फाइलिंग और आधुनिक सेवा प्रदान करती हैं? जैसे कि मासूली विभाग, करवेरा विभाग, अन्य संस्थाएं ई फाइलिंग आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करती हैं। और ये सही भी एक तरीके से कहा जाए तो ई बुकिंग वित्त भुगतान करने के द्वारा किया जाता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा किया जाता है। इसे बोलते हैं ई बुकिंग। अब बड़ा घर बैठे हम मोबाइल से ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, या कोई भी प्लेन टिकट बुक सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। घर बैठे हम लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, सब कुछ घर पे बैठकर हम ई बुकिंग कर सकते हैं। ई स्टैंपिंग का मतलब क्या होता है मैडम? जैसे बड़ा कोई घर है, कोई ज़मीन है, अगर हमको खरीदी बिक्री करना है, यानी घर या ज़मीन की खरीदी बिक्री करना हो, भाड़ा करार कराना हो, या किसी भी प्रकार का सौगंधनामा तैयार करना हो, या कोई भी व्यापारिक पीढ़ी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार को स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। और सरकार असंवैधानिक स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए कंप्यूटर द्वारा बहुत ही सुरक्षित पद्धति में स्टैंपिंग करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो ये तरीके का सिक्का होता है ई स्टैंपिंग करने का। चैप्टर नंबर 6 क्या है बेटा? तो योग्य प्रकार का प्रस्तुतिकरण किसे और किस प्रकार से समझने का कार्य करते हैं? योग्य प्रकार का प्रस्तुतिकरण व्यक्ति के समूह और समझाकर उन्हें अनुमादन करके प्राप्त इसलिए परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है बेटा? प्रस्तुतिकरण मतलब होता है प्रेजेंटेशन, अर्थात आपका मत, अभिगम, अभिप्राय, योजना सामने वाला व्यक्ति समूह के समक्ष योग्य रूप से प्रस्तुत करके समझाने का जो निपुणता होता है बेटा, उसी को कौशल्य को कहते हैं प्रस्तुतिकरण। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डिजिटली समझा रहा हूँ, पीपीटी के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? हमारा एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से मैं आपको अलग अलग कलर द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है? याद रखना, एक तो अध्ययन आएगा, अध्यापन आएगा, प्रशिक्षण, साक्षात, समूह चर्चा, प्रशिक्षण, न्यायदर्शन, व्यू रचना, योजना, परियोजना और सर्वे, इतने सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अन्य दोनों विधियों
की अपेक्षा कौन सी विशेष धारण करता है? तो मौखिक और लिखित प्रेजेंटेशन पद्धति आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत उपयोगी नहीं होता है, जबकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पद्धति में कुछ अंश आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जैसे क्लासरूम का लेक्चर, प्रशिक्षण, व्यावसायिक मीटिंग या परियोजना न्यादर्श की मौखिक और लिखित पद्धति की अपेक्षा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पद्धति सबसे अधिक और योग्य समझाने वाली सिद्ध हुई है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पद्धति माहिती को प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड शो तैयार किया जाता है और अन्य दो पद्धति संभव नहीं होता है। यस, ये बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बड़ा हम लोग कोई भी पॉइंट को, कोई भी चीज को बहुत ही इजीली अच्छे से उसे समझा सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड लिखान किस प्रकार से होना चाहिए? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड ढांचा में होना चाहिए और इससे टाइटल देना चाहिए और स्लाइड में जानकारी अंतर्गत महत्तम 5 लाइन और प्रत्येक लाइन में महत्तम 7 शब्द होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का विषय अनुकूल साँचा में पसंद करना चाहिए और साँचा अक्षर मतलब सही अक्षर रंग उभरे हुए होना चाहिए। और प्रथम स्लाइड में विषय इन सब्जेक्ट स्पष्टीकरण होना चाहिए और उसके बाद प्रेजेंटेशन कार्यसूची अति आवश्यक है और शीर्षक अन्य दो सूचनाओं के अच्छे बड़े मोटे होने चाहिए। यानी अक्षर जो होते हैं एकदम मोटे मोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए और शीर्षक दिखना चाहिए। ये सारी पॉइंट आपको कहाँ पर काम आएगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। तो बड़ा मैंने जो बनाया है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही बड़ा आप लोगों को ये स्लाइड बना के दिखाया बड़ा। ये स्लाइड के अंदर ही मैं आपको अलग अलग पॉइंट को स्पष्ट रूप से सावधानी पूर्वक से सारे पॉइंट इजीली समझा रहा हूँ। अब देखो जागृति लाने हेतु प्रेजेंटेशन के उदाहरण दीजिए बड़ा। तो देखो क्या है जागृति लाने के लिए प्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? जागृति लाने वाला पहला, ठीक है, अनुमोदन देकर निर्णय या कदम लेने की प्रक्रिया को प्रेरित करना चाहिए, जैसे योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, प्रभावशाली भाषण, उत्साहपूर्वक चर्चा को उससे मजबूत बनती है, जैसे कथा सुना करके कहानी या वास्तविक जीवन के प्रसंगों को निपुणता जीवंत बने रहे, जैसे संत और महात्मा कुर्बानी शिक्षक के प्रेरणादायक भाषण आपको बताना चाहिए। ये क्या है? जागृति करने के लिए, मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए। दलीलों द्वारा बात को गले उतारने के वाले प्रेजेंटेशन को दी गई 2 लक्षण बताइएगा। जैसे पहला क्या है? दलीलों द्वारा बात गले तक उतारने वाला, सटीक समझाने हेतु लाभारी चर्चा करने वाला, तार्किक रूप से हल को प्रेरणा करने वाला और प्रेक्षकों का मनोभाव, ये सब है। जैसे उदाहरण में राजनीतिक चर्चा, व्यावसायिक परियोजना और दरखास्त, ठीक है। तो ये जो बताया बड़ा मैंने, ये जो मैंने सेक्शन बी लिया, ये आपके थे सीसी के थे बड़ा। किसके थे? सीसी के। तो सीसी के बड़ा मैंने आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आपको एसपी का लेने वाला हूँ। ये जो मैंने सेक्शन बी लिया ये सीसी के थे बड़ा, अब मैं जो लूँगा वो एसपी का लूँगा बड़ा। तो एसपी और सीसी दोनों के सेक्शन भी मैं कराऊंगा, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चंस ना फंसे। इसलिए बड़ा मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। सीसी के लिए मैंने अलग बनाया, एसपी के लिए अब मैं बनाने वाला हूँ, तो उसे भी आपको ध्यान से सीखना है और समझना है। अभी इसको फटाफट क्या करो, एक बार 1 बाय 1 करके फटाफट इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं आपको ये याद हो ही जाए, जितना याद होगा उतना आप लिख कर आना, और जो एक एक शब्द के वर्ड है उसे पहले याद कर लेना, जो एक एक लाइन वाले शब्द के अच्छा आंसर है बड़ा उसे पहले याद करना, जो बड़ा लग रहा है उन्हें कॉन्सेप्ट समझ लो, उसे बना के भी लिख सकते हैं। डन, क्लियर? इस तरीके से याद करो तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी हमने सीसी का बनाया, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका एसपी का सेक्शन बी आएगा। इसी तरीके से आपको सीखते चलना है, समझते चलना है बेटा। चलिए वेट कीजिए, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।